हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे रोमांटिसिज्म एज अ लिटरेरी मूवमेंट। कैसे रोमांटिसिज्म की शुरुआत होती है और इसका लिटरेरी मूवमेंट के तौर पे इसका क्या इंपॉर्टेंस रहा है इंग्लिश लिटरेचर में। इन सारी बातों को डिटेल में देखेंगे। रोमांटिसिज्म वाज ए लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक मूवमेंट दैट ओरिजिनेटेड इन यूरोप towards the end of the 18th century and lasted through the mid 19th century। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि रोमांटिसिज्म जो है एक लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक मूवमेंट है जिसकी शुरुआत यूरोप में होती है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। एंड ऑफ द 18th सेंचुरी यहाँ पे आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट, जो कि 1798 में आपके लिरिकल बैलेट्स की एक पब्लिकेशन ईयर है और जिसको लिखा था वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज ने मिलकर लिखा था। इस बुक के पब्लिकेशन के बाद रोमांटिक एज की शुरुआत मानी जाती है। तो हम चीज़ों को रोमांटिसिज्म कैसे एक लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक मूवमेंट बनता है और काफ़ी फेमस होता है इसके बारे में देख रहे हैं। इट वॉज अ रिएक्शन अगेंस्ट द एज ऑफ इनलाइटनमेंट। अब ऐसा माना जाता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हिस्ट्री में जो कि किसी किसी न किसी चीज़ का रिएक्शन होती है। ऐसा क्या होता है कि चीज़ें चलती रहती हैं और कुछ लोग जो है उसको बदलना चाहते हैं, कुछ नया लाना चाहते हैं, कुछ रिएक्शन और एक बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि नए को लाने के लिए काफ़ी मोटिवेट करती हैं। तो एक्चुअल में रोमांटिसिज्म जो था एक रिएक्शन था एज ऑफ इनलाइटनमेंट्स का, अगेंस्ट द एज ऑफ इनलाइटनमेंट। इनलाइटनमेंट में क्या होता है, जिसमें एम्फेसिस होता है रीजन, ऑर्डर एंड प्रायोरिटाइजिंग इंस्टेड इमोशन, इमेजिनेशन एंड इंडिविजुअलिज्म। अब यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि एज ऑफ एनलाइटनमेंट में आपको एम्फेसिस दिया जाता है रीजन। रीजन क्या है, आपके बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि साइंटिफिक बेस्ड होती हैं, जिसमें आप चीजों को फाइंड आउट करना चाहते हैं। बट इमोशन, इमेजिनेशन एंड इंडिविजुअलिज्म की बात जो है रोमांटिसिज्म करता है। कैसे जो है इमेजिनेशन का यूज उस टाइम पीरियड में ज्यादा होता था, आप लाइक कीट्स एंड शेली एंड कॉलरिज एंड वर्ड्सवर्थ के द्वारा। इंडिविजुअलिज्म की बात होती है, जब हम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री को पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें आई, द वर्ड लेटर आई हमें देखने को मिलता है। कीट्स जो है काफी पर्सनल हैं अपनी पोइट्री में, शेली काफी पर्सनल होते हैं अपनी पोइट्री में। तो बहुत सारी चीजें जो हैं, इसलिए रोमांटिक एज को हम रिवाइवल ऑफ रेनेसेंस भी कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि रोमांटिक एज को हम एज रिवाइवल ऑफ रेनेसेंस एज भी कहते हैं, क्योंकि जो चीजें रेनेसेंस टाइम में, जैसे इंडिविजुअलिज्म की बात हो रही है, फ्रीडम की बात हो रही है, आर्टिस्टिक जो इमेजिनेशन, फ्रीडम ऑफ आर्टिस्टिक इमेजिनेशन के यूज करने की बात हो रही है, तो ये सारी चीजें जो हैं कहीं ना कहीं रिवाइव होती हैं रोमांटिक एज में। इसलिए हम इसको जो है रिवाइवल ऑफ द रेनेसेंस एज के रूप में भी जानते हैं। हमारा पॉइंट है रोमांटिसिज्म सेलिब्रेटेड नेचर। अब रोमांटिसिज्म किस चीज को सेलिब्रेट करता है? रोमांटिसिज्म जो है नेचर को सेलिब्रेट करता है, कॉमन पर्सन को सेलिब्रेट करता है। व्हेन वी गो थ्रू वर्ड्सवर्थ पोएट्री विल फाइंड दैट कॉमन पर्सन आर ऑल देयर। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को भी ये अपनी पोएम्स में दिखाता है। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस क्या होता है? सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, दीज आर टू टर्म्स। बेसिकली हम सब्जेक्टिव को जानते हैं विच इज वेरी पर्सनल, एंड ऑब्जेक्टिव दैट इज ऑब्जेक्टिफाइंग, यानी कि हम जब दूसरे के बारे में लिखते हैं, अपने ओपिनियंस को बताते हैं, तो दैट बिकम ऑब्जेक्टिव ओपिनियन। जब हम अपनी बातें करते हैं, अपने एक्सपीरियंस को लिखते हैं, तो दैट बिकम अ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। ओके। ऑफन एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ सुपरनैचुरल, मेलंकोली एंड आइडियलाइजेशन ऑफ वुमेन। तो हमें ये चीज भी देखने को मिलती है कि सुपरनैचुरल चीजें कैसे हैं। कॉलरिज की पोएट्री में हमें सुपरनैचुरल चीजें मिलती हैं जब हम उनकी पोएम्स को पढ़ते हैं। राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, क्रिस्टोबल, फ्रॉस्ट एट मिडनाइट। सो दीज आर द फेमस पोएम्स ऑफ कॉलरिज। मेलंकली भी बहुत कुछ हमें देखने को मिलती है जब हम किड्स की पोएट्री से जाते हैं या शैली की पोएट्री को हम पढ़ते हैं, तो बहुत कुछ मेलंकलिक एलिमेंट भी हमें देखने को मिलता है। द वर्ड रोमांटिसिज्म हैज अ कॉम्प्लेक्स एंड इंटरेस्टिंग हिस्ट्री। अब ये वर्ड जो रोमांटिसिज्म है या रोमांटिक वर्ड है, इसकी एक हिस्ट्री है, एक कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री है। कैसे ये चीजें जो है कॉम्प्लेक्सिटी से सिंप्लिसिटी की तरफ आती है, उसको भी देख लेते हैं। तो रोमांटिक या रोमांटिसिज्म जो है वर्ड किससे उत्पत्ति होती है? तो रोमांस से रोमांटिसिज्म की उत्पत्ति होती है, यानी ओरिजिन होती है। डिनोटेड द न्यू वर्नाकुलर लैंग्वेज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन, यानी लैंग्वेज ऑफ लर्निंग। यानी ये कहा जा रहा है कि रोमांस वर्ड जो है एक्चुअली लैटिन वर्ड से इसकी ओरिजिन मानी जाती है। आगे देख लेते हैं। बाय द 17th century in Britain and France, romance had acquired the derogatory connotations of fanciful, bizarre and exaggerated। अब यहाँ देखने वाली बात है कि 17th सेंचुरी में ब्रिटेन और फ्रांस में जो है रोमांस वर्ड को किस तरह देखा जाता था। एक डेरोगेटरी
कॉनोटेशन के रूप में जो है रोमांस वर्ड को देखा जाता था, जिसका मतलब होता था फैंसीफुल, बिजार एंड एग्जैजरेटेड। ये क्या है? इन फ्रांस रोमांटिक, अब फ्रांस में जो है इसको रोमांटिक जो है विच मीन्स टेंडर, जेंटल, सेंटिमेंटल एंड सैड। फ्रांस में जो है रोमांटिक वर्ड को किस तरह से, जो टेंडर होता था या जेंटल लोग होते थे, सेंटिमेंटल लोग होते थे, उसके लिए हम रोमांटिक वर्ड को यूज करते थे। तो एक सरफेस लेवल पे एक हिस्ट्री आपके सामने आती है कि रोमांटिसिज्म एक वर्ड की ओरिजिन क्या है, रोमांस से आया है जो कि लैटिन से लिया गया था, एंड ब्रिटेन एंड फ्रांस में इसका क्या यूज होता है, लेटर ऑन फ्रांस में रोमांटिक वर्ड को किस तरह लोग या क्रिटिक जो है उसको पेश करते हैं। जॉन जैक रूशो, एक काफी वेल नोन नेम है हिस्ट्री में, खास करके फिलोसफी के फील्ड में, जिसको माना जाता है कि फादर ऑफ रोमांटिसिज्म, यानी जीन जैक रूशो को फादर ऑफ रोमांटिसिज्म के रूप में जाना जाता है फॉर हिज एम्फेसिस ऑन नेचर, जो कि उनका काफी एम्फेसिस रहा है, काफी प्रभाव रहा है, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि एक जोर देना किसी चीज पे, वो है नेचर, इमोशंस एंड करप्शन ऑफ सिविलाइजेशन बाय सोसाइटी व्हिच इन्फ्लुएंस द मूवमेंट्स फोकस ऑन इंडिविजुअलिज्म एंड नेचुरल फीलिंग्स। अब अगर आप किसी को फादर मानते हैं, यानी अगर आप किसी भी पर्टिकुलर टर्म को ओरिजिनेटर के रूप में देखते हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति या फिलोसोफर ने किसी टर्म को दिया है तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो जॉन जैक रूशो को हम फादर ऑफ रोमांटिसिज्म क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने नेचर पे, ह्यूमन इमोशंस के ऊपर और सिविलाइजेशन बाय सोसाइटी के तौर पे बहुत सारी चीजों को दिखाया है, और ये भी बताने की कोशिश की है कि हमारा इंडिविजुअलिज्म जो है काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, नेचुरल फीलिंग्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, और ये सारे एलिमेंट्स हमको जो है रोमांटिक या रोमांटिसिज्म में देखने को मिलता है। द कल्ट ऑफ नोबल सैवेज, अब एक टर्म है जिसका मतलब है, क्या मतलब है इसको देखेंगे। नोबल सैवेज एक हमारा टर्म है जो एम्फेसिस करता है, या किस तरह का फ्रेज है, phrase is often associated with Jean-Jacques Rousseau. The noble savage is the idea that civilization corrupts while primitive life is virtuous. अब ये देखने की बात है कि नोबल सैवेज क्या होता है, एक टर्म जिसका मतलब होता है कि सिविलाइजेशन जो है, जब भी इंसान सिविलाइज्ड होने की कोशिश करता है या बहुत ज्यादा सिविलाइज्ड होता है, तो वो करप्शन की तरफ ज्यादा जाने लगता है, बल्कि प्रिमिटिव लाइफ जो है वो काफी वर्चुअस होती है, काफी पायश होती है, उसके अंदर एक कह सकते हैं कि एक शुद्धता होती है। ठीक है, तो सारी चीजें जो हैं उन्होंने बताने की कोशिश की है जॉन जैक रूशो ने, शायद इस वजह से इनको फादर ऑफ रोमांटिसिज्म का एक टैग मिला है। अगला कौन सा व्यक्ति है? फ्रेडरिक शिगल, 1772 टू 1829। ये व्यक्ति क्या, इनका क्या रोल रहा है, इसके बारे में देखते हैं। is generally held to have been the person who first established the term romantic। अब इनको एक टाइटल दिया गया है कि पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने रोमांटिक को लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट में यूज किया। लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है जबकि आप किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को, जो कि कॉलिक्वल होता है, आप उसको लिटरेरी वर्ड के रूप में पेश करते हैं। बहुत सारी चीजें जो है पहले बोली जाती थी शेक्सपियर के टाइम में, रेनेसांस टाइम में, उन सारे वर्ड्स को शेक्सपियर ने अपने प्लेज में यूज किया। कैसी चीजें जो हैं उसको जो है उन्होंने एक लिटरेरीनेस दिया, जो कि हम साहित्य के रूप में उसको आज हम पढ़ते हैं। तो फ्रेडरिक शिकल को भी माना जाता है कि रोमांटिक वर्ड को इन्होंने लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट में यूज किया। अब उन्होंने क्या किया, ही डिफाइंड रोमांटिक इन लिटरेचर एज लिटरेचर डिपिक्टिंग इमोशनल मैटर इन ए इमेजिनेटिव फॉर्म। उन्होंने बताने की कोशिश की कि लिटरेचर क्या करता है, डिपिक्टिंग इमोशनल मैटर। लिटरेचर जो हमारे इमोशनल मैटर को, हमारे पर्टिकुलर इमोशंस को जो है एक इमेजिनेटिव फॉर्म में प्रेजेंट करता है, एक चाहे वो पोएम हो, चाहे नॉवेल हो, बहुत सारी ऐसे जॉनर्स ऑफ लिटरेचर हैं जबकि हमको देखने को मिलती हैं ये सारी चीजें। ही वॉज अ जर्मन पोएट, फिलोसोफर, क्रिटिक। थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं इनके बारे में। जर्मन पोएट थे, फिलोसोफर थे, क्रिटिक थे, एंड रोट एन एथेनियस जर्नल वेयर ही इंट्रोड्यूस द आइडिया अबाउट रोमांटिक पोएट्री। अब इनका एक जर्नल है एथेनियस। एथेनियस जर्नल में फ्रेडरिक शिगल ने एक रोमांटिक पोएट्री के टर्म को कहीं ना कहीं से एक आइडिया दिया कि रोमांटिक पोएट्री क्या हो सकती है, ये किस तरह का वर्ड हो सकता है। ही नेवर विजिटेड इंग्लैंड, यानी इन्होंने कभी भी इंग्लैंड को विजिट नहीं किया, बट हिज आइडियाज एंड क्रिटिसिज्म डीपली शेप्ड इंग्लिश रोमांटिक थॉट। लेकिन विजिट न करने के बाद भी इनके जो व्यूज थे, इनकी जो बुक्स थी, वो काफी इंपैक्टफुल होती हैं, जिसका सीधा इम्पैक्ट जो है लिटरेचर पे पड़ता है, और खास करके इंग्लिश लिटरेचर पे इसको देखने को मिलता है, स्पेशली थ्रू ट्रांसलेशन, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड इन्फ्लुएंस ऑन मेजर इंग्लिश राइटर्स।
फ्रेडरिक शीगल के बारे में मैं बता दूं, एक ऐसा फिलोसोफर, एक ऐसा थियरिस्ट, एक ऐसा राइटर जिसका सीधा इम्पैक्ट हमको कॉलरिज के इमेजिनेशन फैंसी जो थियरी दी थी उन्होंने, लिटरेरी यू नो बायोग्राफिया लिटरेरी जो कि पब्लिश होती है 1817 में, इस बुक के अंदर हमको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती हैं जो कि एग्जैक्टली वो जो आइडिया कॉलरिज ने कॉपी किया था इस जर्मन पर्टिकुलर राइटर को, तो वो भी हम देखेंगे क्या है। हिज इम्पैक्ट ऑन एस टी कॉलरिज, शिगल का एक इम्पैक्ट सीधा पड़ता है एस टी कॉलरिज पे इन बायोग्राफी लिटरेरी 1817 में पब्लिश होती है। कॉलरिज अडेप्ट्स शिगल्स कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक फॉर्म, यानी कॉलरिज ने इनके ऑर्गेनिक फॉर्म का जो कॉन्सेप्ट था, जो आइडिया था, उसको अपने फैंसी एंड इमेजिनेशन के रूप में बायोग्राफी लिटरेरिया में ये देते हैं। तो ऑर्गेनिक फॉर्म इज वेरी मच रिलेटेड टू फैंसी एंड इमेजिनेशन, a theory that has been given by S.T. Coleridge. Schiegel's concept of romantic irony. अब ये romantic irony क्या है? The self-aware shifting perspective in art is visible in Byron's Don Juan. अब इनका इम्पैक्ट बायरन की पोएम में भी पड़ता है जिसका नाम है डॉन जुआन। Schlegel was interested in infinite and the East. He studied Sanskrit, promoted Eastern thought. अब ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इनका जो इन्फिनाइट में इनका इंटरेस्ट था एंड ईस्ट में, द ईस्ट का मतलब है इधर की जो क्षेत्र है जैसे इंडिया, चाइना एंड जो हमारे इधर एशिया का पार्ट है उसको ईस्ट के रूप में जाना जाता है। ही स्टडीड संस्कृत, और उन्होंने संस्कृत को भी स्टडी किया। प्रोमोटेड ईस्टर्न थॉट्स, यानी जो फिलोसफी थी ईस्टर्न फिलोसफी, उसको भी इन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड में प्रमोट करने की कोशिश की। और इसका सीधा इम्पैक्ट हमको रोमांटिक एज के कौन कौन से राइटर में देखने को मिलता है, तो वो देख लेते हैं। रॉबर्ट सदे का है थलाबा द डिस्ट्रॉयड, 1801 में पब्लिश होता है, जिसका इम्पैक्ट हमको समझ में आ सकता है कि फ्रेडरिक शीगल के कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं रॉबर्ट सदे ने अपनी बुक में डाला है। एन अरेबियन थीम्ड एपिक, और थलाबा द डिस्ट्रॉयर क्या है, एक अरेबियन थीम्ड एपिक के रूप में जानी जाती है। द कर्स ऑफ खेहामा 1810 में पब्लिश होती है, बेस्ड ऑन हिंदू मैथोलॉजी, जो कि हिंदू मैथोलॉजी के ऊपर बेस्ड होती है। ब्रिटिश इन्फ्लुएंस ट्रैवल टू द कॉन्टिनेंट वाया जेम्स थॉमसन। अब ये देखने को ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ब्रिटिश इन्फ्लुएंस जो है क्या क्या होता है, या कैसे किस राइटर पे इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है रोमांटिसिज्म का। तो वो कौन कौन से ऐसे राइटर थे? जेम्स थॉमसन थे जिन्होंने सीजन लिखा था, इनकी एक पोएम है, कलेक्शन है। एडवर्ड यंग की नाइट्स थॉट्स जो पब्लिश होती है 1742 टू 5। रॉबर्ट ब्लेयर द ग्रेव। जेम्स हार्वी मेडिटेशंस अमंग द टूम्स जो कि 1748 में पब्लिश होती है। टॉमस ग्रे की एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड 1750 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम और काफी फेमस पोएम है। जेम्स मैकफेरसन्स ओशंस पोएम, मच ऑफ विच वाज पब्लिश्ड इन द 1760s, and Thomas Percy's Relics of Ancient English Poetry 1765. So these are the romantic, और कह सकते हैं कि एक एक प्री रोमांटिक जो नेचर है राइटर्स का, वो हमको देखने को मिलता है इन सारी पोएम्स में।